फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का डिटेल रिव्यू करूंगा। तो इसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स हम परफॉर्मेंस देखेंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने किया था एक्सिस पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इनका जो अंडर परफॉर्मेंस है अब कम हो रहा है एंड विथ टाइम इनका परफॉर्मेंस वापस आएगा। देखते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड का फिलहाल परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। साथ ही हम इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जिसके बेसिस पे हमें एक आइडिया मिल पाएगा कि फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो परफॉर्मेंस हम दो तरीके से चेक करेंगे। फर्स्ट चेक करेंगे कि बेंचमार्क के मुकाबले इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। तो अगर बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में अगर ये फंड बीट कर पा रहा है या फिर एटलीस्ट बेंचमार्क के आसपास भी रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये फंड एक अच्छा फंड है। नंबर सेकंड हम चेक करेंगे कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उनके मुकाबले इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि अगर दूसरे टॉप फंड्स के मुकाबले इस फंड का रिटर्न उसी के मुकाबले में आता है, अगर लगभग बराबर आता है या फिर ज़्यादा आता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये फंड काफ़ी अच्छा फंड है। यहाँ पर आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का लेटेस्ट डेट पे पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है, इसीलिए हमारे पास सिर्फ 1 ईयर और 3 ईयर का रिटर्न ही अवेलेबल है। 5 और 10 ईयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 1 ईयर में बेंचमार्क का रिटर्न रहा है 18.32% का, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया 20.23%। मतलब ये हुआ कि 1 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा था। पिछले कुछ समय से हमने देखा था कि ये फंड काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, दैट इज बेंचमार्क से काफी कम रिटर्न जनरेट कर पा रहा था। लेकिन जो फिलहाल जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उससे ये लगता है कि नहीं, फंड का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है और लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है ये फंड। 3 ईयर होराइजन में अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ, बेंचमार्क से कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो थोड़ा ही अंडर परफॉर्मेंस है। तो जब इस फंड का गोइंग अहेड रिटर्न्स और इम्प्रूव होगा, तो इवन 3 ईयर होराइजन में भी आप देखेंगे कि ये फंड उस समय अपने बेंचमार्क को बीट कर पाएगा। यहाँ पर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड अगर आप देखें तो बहुत अच्छा फंड है, लेकिन ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। 1 ईयर 3 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। HDFC ICICI से आपको पता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो इनका परफॉर्मेंस तो अच्छा ही आना है। HDFC का अगर आप देखें अच्छा परफॉर्मेंस है। कोटक का भी फिलहाल परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, ज्यादातर इक्विटी स्कीम्स का इनका भी अच्छा परफॉर्मेंस है। मेरे एसेट वेल नोन फंड है, ऑलमोस्ट लेजेंडरी फंड है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, लेकिन यहाँ अभी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। मोतीलाल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा है, लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखें तो काफी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। सरप्राइजिंगली क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्वांट के फंड्स आपको पता है बेंचमार्क से काफी ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए जाने जाते हैं, बट फिलहाल इनका भी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। 1 ईयर और 3 ईयर होराइजन में ये फंड भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस ठीक है, थ्रू आउट ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, टाटा का भी लेटेस्ट परफॉर्मेंस ज्यादातर फंड्स का अगर आप देखेंगे तो बहुत इंप्रूव हुआ है, इनका ही परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत सारे टॉप क्लास के फंड्स हैं जो कि रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक कैनरा रूबिको या फिर मिरे। तो ओवरऑल एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का लास्ट 1 ईयर का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो बुरा नहीं है। एक तो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, और एज कम्पेयर टू अदर फंड्स भी अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इनका। यहाँ पर आप फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं 3 ईयर होराइजन का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा ज्यादा नहीं है, मतलब ये हुआ कि ये फंड ज्यादा रिस्क नहीं लेता है। बीटा अगर 1 से ज्यादा होगा तो माना जाएगा कि रिस्क ज्यादा है, 1 से कम है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी, क्योंकि ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो मिड कैप स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर होता है यहाँ पे। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा ज्यादा होता
तो रिस्की माना जाता है, लेकिन इतना स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेप्टेबल है एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड के लिए। यहाँ पे इस फंड का बेस्ट पार्ट है इनका शार्प रेशियो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। वन से अगर किसी फंड का शार्प रेशियो ज्यादा आ रहा है तो उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा माना जाएगा। किसी का 2 या उससे भी ज्यादा है तब तो काफी अच्छा माना जाएगा, लेकिन हाँ 1.2 के आसपास भी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है इस फंड का। अल्फा हमें पता है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है इस फंड का रिसेंट टाइम्स में, लेकिन हाँ बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, तो अल्फा भी इनका 2 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं। यहाँ पर आप इस फंड का आईयूएम, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर, इक्विटी एक्सपोजर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आईयूएम इनका बड़ा हो गया है। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा आईयूएम है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के लिए ये एक्सेप्टेबल आईयूएम है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो ठीक है, 0.57%, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक्सिस का फंड है तो आपको पता है क्या होगा। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग 38 से भी ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा है, शायद ही आपको किसी फंड में इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उनका इंडिविजुअल अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वहाँ पे जब आप स्टॉक्स देखेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना ज़्यादा क्यों है। एनुअल टर्नओवर है 43% का, तो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा तो होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर फंड मैनेजर ने उसमें थोड़े चेंजेस किए हैं ताकि रिटर्न्स वापस आए, तो एक्सेप्टेबल है। इक्विटी एक्सपोजर ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया हुआ है, कैश या डेट में कोई खास नहीं रखा गया है। और फंड मैनेजर है जिनेश गोपानी, 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। जिनेश गोपानी एक्सिस के काफ़ी सारे ईटीएफ्स या फिर इंडेक्स फंड्स को भी मैनेज करते हैं। साथ ही ये एक्सिस के टैक्स सेवर, दैट इज ईएलएसएस फंड और फोकस्ड फंड को भी मैनेज करते हैं। यहाँ पर आप मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं इस फंड का। तो ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स वाई लार्ज कैप में और मिड कैप में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड को लार्ज कैप के स्टॉक्स में एटलीस्ट 35% और मिड कैप के स्टॉक्स पे एटलीस्ट 35% इन्वेस्ट करना होता है, और बाकी का जो वेटेज है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी ये बेसिस मार्केट कंडीशन इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखें कि जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी अच्छा खासा एक्सपोजर होता है। लाइक यहाँ पे 38 एंड +4 ऑलमोस्ट 42% के आसपास का एक्सपोजर है। तो ये फंड्स भी रिलेटिवली रिस्की फंड्स होते हैं, तो अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी आप इन फंड्स को कंसिडर करें। यहाँ पर आप फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा एक्सपोजर है। आपको पता है जो भी फंड लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर ज़्यादा आएगा ही, क्योंकि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स 30 उसमें फाइनेंशियल सेक्टर का ही एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद टेक सेक्टर का एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा लिया गया है, 13.5% का। सर्विसेज केमिकल्स में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, 10% प्लस का। और साथ ही हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड सेक्टर में भी एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पर आप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो स्टॉक पोर्टफोलियो से आपको क्लियरली पता चलेगा कि इस फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो इतना ज़्यादा क्यों है। लाइक आप इनके स्टॉक्स को देखें, बजाज फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, काफ़ी ज़्यादा इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एस्ट्रल, कोफोर्ज, इंडियन होटल्स, इन सभी का, सोना बीडब्ल्यू, बीएलडब्ल्यू, सीजी पावर, जेडी कॉमर्शियल व्हीकल, डिवीज लैब, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, पिडीलाइट, सभी का काफ़ी ज़्यादा है। क्लीन साइंस, सुप्रीम, टीटीके प्रेस्टीज। तो इन स्टॉक्स का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे टोरेंट पावर, पावर की कंपनी है, इनका कम है। एचडीएफसी का भी रीजनेबल है। तो कुछ ही स्टॉक्स आपको मिलेंगे जहाँ पी रेशियो या तो कम है या रीजनेबल है। बट हाँ, ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये वेरी हाई ग्रोथ स्टॉक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि पी रेशियो बस ऐसा ही इनका ज़्यादा है। परफॉर्मेंस पास्ट में इनका बहुत अच्छा रहा है और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस भी है कि फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे। तो ग्रोथ स्टॉक्स का मैंने कई बार बताया है, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था रिसेंट टाइम्स में, इसीलिए एक्सिस के फंड्स बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे।
लेकिन यहाँ पे इन स्टॉक्स का अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, तो रिजल्ट फिलहाल ठीक ठाक आ रहे हैं ज़्यादातर स्टॉक्स के, ज़्यादातर कंपनीज के, ग्रोथ कंपनीज के। तो इसी कारण उनमें रिकवरी भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था ना एक्सिस का, आपको बताया था कि जो अंडर परफॉर्मेंस है एक्सिस के फंड्स का, वो कम हो रहा है और धीरे धीरे वो कम होता जाएगा और नेक्स्ट ईयर से शायद हमें अच्छा रिटर्न्स भी देखने को मिलेगा। शायद, नथिंग इज गारंटीड, बट या मोस्टली आना चाहिए। तो स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स बहुत हाई क्वालिटी के हैं। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप खुद देख रहे होंगे बहुत हाई क्वालिटी का स्टॉक पोर्टफोलियो है। बट हाँ, यहाँ पे सिर्फ वो कंसर्न है कि बहुत हाई पी के स्टॉक्स है। तो अगर इन हाई पी के स्टॉक्स का अगर जो रिजल्ट्स आता है, क्वार्टरली एनुअल रिजल्ट्स, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो इनमें अच्छा खासा गिरावट भी आता है और पी रेशियो फिर ऑफकोर्स नीचे जाने लगता है। तो फिलहाल तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है इसमें से ज़्यादातर कंपनीज का, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर से जो परफॉर्मेंस है वो और भी इम्प्रूव हो। अभी हमने एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का जो डिटेल चेक किया है उससे क्या पता चलता है, तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें तो ये फंड पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन हाँ, रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आया है। इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो एक तो ये जो स्टॉक्स आपने देखा फिलहाल इंडियन इक्विटीज़ का, इसके अलावा इस फंड का फॉरेन इक्विटीज़ में अबाउट 15, 16, 17% के आसपास का एक्सपोजर है। तो वहाँ भी यूएस मार्केट्स भी अगर आप देखें तो लास्ट ईयर तो बहुत ही बुरा हुआ था, वहाँ बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आया था, नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे थे। लेकिन इस साल यूएस मार्केट्स का ही परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है। तो इनका जो यूएस इक्विटीज़ में एक्सपोजर है, फॉरेन इक्विटीज़ में एक्सपोजर है, वहाँ से भी थोड़ा रिटर्न आया है और इंडियन इक्विटीज़ से भी थोड़ा रिटर्न आया है, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है विथ टाइम। सो ओवरऑल देखकर यही लगता है कि आने वाले मंथ्स पे परफॉर्मेंस और थोड़ा इम्प्रूव होगा और नेक्स्ट ईयर से शायद इनका परफॉर्मेंस अच्छा होने लगेगा। सो नाउ एज ऑलवेज मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई भी फंड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले। कोई भी फंड हाउस कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना दे रहा हो, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले। एक्सपोजर लिमिटेड रखें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें। डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के डिफरेंट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं लें। अगर आप इन बेसिक चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न आएगा ना, वो हमेशा ही अच्छा बना रहेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आप इस फंड को ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च ज़रूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करें। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बोलता हूं तो उसका मतलब होता है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, या फिर ऑफ कोर्स अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से टच में हैं तो उनसे भी आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।